हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 10 जनवरी 2022 को सीटेट का जो पेपर हुआ था उसी को अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 30 क्वेश्चन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। तो 10 जनवरी का है ये। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, केवल तो बिल्कुल नहीं, तो सही नहीं है। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल पूछा है, आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं है ये बताना था। आगे देखते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? संवेदनशील हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था को सबसे संवेदनशील अवस्था माना जाता है। यह 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच होता है। यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौनों की उम्र या प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है तथा बाहरी विशेषताओं के माध्यम से वस्तुओं की तुलना करना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, तो द्वितीय कारक यहाँ पर बताने हैं। तो फैमिली तो पहला कारक हो जाता है, तो ये परिवार ये इस दोनों को हटा देंगे। बाकी अभिभावक को भी हटा देंगे, क्योंकि ये भी परिवार के अंतर्गत आता है। तो स्कूल और धर्म क्या है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो स्कूल और धर्म बच्चों के क्या है, सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो संरक्षण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चों में संरक्षण की प्रवृत्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष में आ जाती है, जिसमें बच्चों को ये समझ आ जाता है कि बाहरी दिखावे में बदलाव होने पर भी वस्तुओं के कुछ भौतिक गुण समान रहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति का विकास होता है तथा बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन आरंभ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो मूर्त मतलब जो चीजें उसको दिख रही हैं, मूर्त मतलब भौतिक चीजें देखने वाली, अमूर्त सोचने वाली नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक पूछा है। तो यहाँ पर वर्गीकरण के मौके देने चाहिए, ऐसी समस्या देना जिससे अमूर्त वाला तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम मूर्त की बात करें। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो यही नहीं करना चाहिए। बाकी जो है सारी चीज़ें जो है सही है। क्रमित करने के कार्य देना चाहिए, मूर्त संसाधन देना चाहिए, सभी सही है। आगे है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ले वोइगोत्स्की के अनुसार ये वाक्य जो है आत्मिक केंद्रीकरण, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, सामाजिकरण में बाधा डालता है, ये अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको अपने आप से बातें करना, उसको ले वोइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? तो सामाजिक, तो ले वोइगोत्स्की यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोल्हा वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? तो समाज ही तय कर सकता है, तो यहाँ पर अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉरेंस कोल्हा वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास स्तर पर व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं। इस स्तर पर व्यक्तिगत अधिकार व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जिसमें व्यक्ति कानूनों और नियमों को मानवीय उद्देश्यों में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखते हैं तथा व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य और सिद्धांत अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डन द्वारा तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। तो यहाँ पर तार्किक है तो लॉजिकल और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मानवीय अस्तित्व के मामले ये नहीं होगा। ध्वनि और ताल ये तो म्यूजिक वाला है। स्थानों के पर्यटनों को पहचानना और उसमें फेरबदल करना ये भी नहीं है। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना और मसलों की वैज्ञानिक, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। और उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया। इसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। आगे है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम तो अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। तो अंतःक्रिया और संवाद द्वारा ही होता है। शिक्षक हो केवल एक तरफा नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दिया गया है। देखते हैं, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा ये। लड़कियों में गणित समझने की अनुमानसिक क्षमता कम होती है। तो ए और आर दोनों ही गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो बहुभाषा पर देती है। तो हमारा मल्टीलैंग्वेज क्या है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अधिगम, असफलता का डर पैदा करना, शर्मिंदा करना नहीं, एक दूसरे से तुलना करना बिल्कुल नहीं, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने की खोज है ये। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो कौन सा प्रश्न जो है समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सबसे पहले है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है उनकी जो सोच है उसी को साथ में लेकर, उनके जो पूर्व अनुभव उन्हीं को साथ में लेकर क्या है संचार करना चाहिए। आगे है अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में। तो एक समावेशी कक्षा में क्या है, विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, विद्यार्थी समता-पूर्वक तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसी सिफारिश की गई है। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिल, निजी विद्यालयों में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, या फिर इनके लिए अलग विद्यालय। तो निजी विद्यालयों में आरक्षण जो है इसकी बात की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए संबंध में शिक्षा का अधिकार जो 2009 के खंड 12 द्वारा निजी स्कूलों में 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। RTE 2009 की कुछ मुख्य बातें हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना बालक के घर से क्रमशः 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही की जानी चाहिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय कैलकुलेट करने, तो कैलकुलिया हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे है, विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो फ्लेक्सिबल कैरिकुलम जो है उसकी आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो सरल और आसान पूछे क्वेश्चन, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, इसमें सफलता की
कम उम्मीद रखें। तो यहाँ पर उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम में कार्य सौंपे। तो यहाँ पर क्या चुनौती चैलेंजेस भरे जो है कार्य दिए जाएंगे ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीख सके। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो यहाँ पर निष्क्रिय नकल से क्या है, बचना चाहिए। आगे देखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। तो विस्तारण जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, विस्तारण। आगे देखते हैं, एक नया विषय पढ़ना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए क्या जानना आवश्यक है। बच्चे पहले से क्या जानते हैं ये तो बिल्कुल जानना चाहिए। सामान्य भ्रांतियां ये भी जानना चाहिए। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। तो यहाँ पर 1, 2 सभी चीज़ें जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। रटने को नहीं, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण के व्याख्यान, लेक्चर मेथड, प्रतिपादक। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो सबसे अच्छी है यहाँ पर संरचनात्मक उपागम के लिए। आगे है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए यह कह रही है कि वह विद्यार्थियों के बीच में किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो मेटाकॉग्निटिव जो है उस पर ध्यान देने के लिए कह रही है। आगे है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। तो खंडीकरण। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जानना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं। तो यहाँ पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। शिक्षकों को किसी संप्रत्य से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणा की अपेक्षा करनी चाहिए। भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही होगा, दोनों चीजें गलत है। आगे है, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से देखते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र होगा, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, केवल भावनाएं। तो बी ऑप्शन एक दूसरे से गुथे हुए हैं। आगे है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो। तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है क्वेश्चन करने में आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।